चैप्टर 1 यूनाइडेंटिफाइड जर्नी यानी कि अज्ञात यात्रा। यह गर्मियों के उन दुर्लभ दिनों में से एक था जब सूरज अपनी पूरी चमक के साथ नहीं चमकता था। नीला आकाश और सुबह की हवा ताजगी दे रही थी। हेलीकॉप्टर की आवाज आसपास की खामोशी को तोड़ने के लिए काफी थी। इस चित्र परिपूर्ण परिदृश्य में हेलीकॉप्टर में एक आदमी बेहोश और बेखबर पड़ा हुआ था। 4 हृष्ट-पुष्ट बंदूकधारियों ने उस पर नजरें गड़ा दी थीं, मानो वे अनंत काल से उस आदमी की आंखें खुलने का इंतजार कर रहे हों। उस आदमी का चेहरा सफेद रंग से रंगा हुआ था और उसकी दाढ़ी और मूंछें असमान रूप से बढ़ी हुई थीं। उनके लंबे काले बिखरे हुए बाल उनके रहस्यमयी लुक में 4 चांद लगा रहे थे। 40 साल के व्यक्ति के लिए वह काफी युवा लग रहा था। उसका चेहरा अलौकिक रूप से नक्काशीदार था। उसकी त्वचा इतनी साफ और चमकदार थी कि इससे उसके चारों ओर सुंदरता की आभा बन गई थी। हेलीकॉप्टर के धक्के की आवाज से उनके शरीर में हरकत के संकेत दिखे और कभी-कभी जब वह हिलता था तो उसका शरीर राख को हवा में बहा देता था। उसकी बेहोशी ने उसके आसपास के लोगों को यह सोचने से नहीं रोका कि वह कौन था। इस आदमी ने उसे देखने वाले हर किसी में उत्सुकता और विस्मय जगाया। पायलट ने घोषणा की, 11.6 डिग्री उत्तर, 92.7 डिग्री पूर्व, 3 मिनट में रॉस द्वीप पर उतरना। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 2 किमी पूर्व में रॉस द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भूमि का सबसे सुंदर टुकड़ा है। इसने दुर्लभ लेकिन महत्वपूर्ण प्रजातियों की विरासत के साथ प्रकृति के बेहतरीन उपहारों की शांति को अपनाने के लिए प्रेरित किया। द्वीप को एक गुंबद के आकार की उच्च तकनीक सुविधा से सजाया गया था। पूरी तरह से अलग भूमि पर अनुसंधान के उद्देश्य से निर्मित यह शानदार संरचना सबसे बड़े संशयवादियों को भी आश्चर्यचकित कर सकती है। नवीनतम तकनीक से सुसज्जित सुविधा में अत्याधुनिक तटीय और समुद्री निगरानी प्रणालियां हैं। केवल कांच का उपयोग करके निर्मित इस सुविधा में सतह प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग किया गया है। जो भी स्क्रीन छूता वह उनसे इस तरह बात करने लगता जैसे वह किसी उन्नत प्रजाति का हिस्सा हो, जिससे उनके आसपास का तापमान और वायुमंडलीय दबाव बदल जाता है, जिससे जीवन अकल्पनीय तरीके से आसान हो जाता है। इन पहलुओं में यह जितना शानदार था, सुरक्षा के मामले में यह और भी अधिक था। मेहराबदार छत के प्रत्येक कोने में मोशन सेंसर कैमरे लगाए गए थे। गुंबद के अंदर कभी कोई अकेला नहीं था। लोग जहां भी गए एक डिजिटल आंख उनके साथ रही। स्वेच्छा से सेवानिवृत्त भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर वीरभद्र अपने स्टेशन से निकले और सीधे गुंबद की लॉबी की ओर चल दिए। जैसे ही वह अंदर गया, उसने बंदी को 4 सशस्त्र गार्डों से घिरा देखा। वे उसके हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे अचेतन शरीर को गलियारे में घसीट रहे थे। उसके नंगे पैर फर्श पर राख के निशान छोड़ते रहे। वह मैन है, वीरभद्र ने सोचा। बंदी ने न्यूनतम कपड़े पहने हुए थे। केवल एक छोटी और संकीर्ण लंगोटी ने उसके पेट के निचले हिस्से को ढक दिया। उनके शरीर पर राख लगी हुई थी। उनके गले में रुद्राक्ष के बीजों से बनी माला लटकी हुई थी। उसके आधे उलझे हुए बालों को एक छोटी में लपेटा गया था और जंग लगे लोहे के त्रिशूल से सजाया गया था। वीरभद्र बंदूकधारियों और रक्षकों सहित 21 लोगों की एक टीम के साथ सुरक्षा प्रमुख के रूप में इस स्थान पर आए थे। वह वहां एक मिशन पर थे। अपने पंथ के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक होने के नाते उन्हें दुनिया भर के विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न मिशनों, गोपनीय या सार्वजनिक, के लिए बुलाया जाता था। लेकिन यह बाकियों से अलग था। वीरभद्र 6 फुट लंबे थे। वह सामान्य जीवन प्रत्याशा 40 वर्ष से भी अधिक जी चुके थे, जिसका एक बड़ा हिस्सा सेना को समर्पित था। उसका चेहरा एक औसत आदमी का था, विशेष रूप से अच्छे नैन नक्श वाला नहीं। उनकी सांवली त्वचा, नमक और काली मिर्च के सैन्य बाल कटवाने के साथ उनके खुरदुरे लुक में 4 चांद लगा रही थी। उनके दोनों हाथों पर कुछ चोटें और निशान, जो बहुत पुराने नहीं थे, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों और उनकी तीव्रता की ओर इशारा करते थे। उनकी काली जीन्स, सफेद टी शर्ट और भूरे चमड़े की जैकेट के नीचे उनका कठोर मांसल शरीर स्पष्ट दिख रहा था। उसकी आंखें काली एविएटर चकाचौंध से ढकी हुई थीं। चाहे स्थिति कैसी भी हो, उसे हमेशा जैकेट के अंदर अपनी कमर पर छिपी अपनी पिस्तौल के बारे में पता रहता था। उसने एक गार्ड को उस आदमी का पर्दाफाश करने और उसके हाथ छुड़ाने का आदेश दिया। उसने अपनी निगाहें हटा लीं। अब उसकी दाहिनी आंख के समानांतर एक निशान दिखाई दे रहा था और उसकी काली काली आंखें उसके सामने वाले आदमी पर टिकी हुई थीं। वीरभद्र एक क्षण तक आश्चर्यचकित रह गए। वीरभद्र और उनके बॉस इस आदमी का इंतजार कर रहे थे, हालांकि उन्हें ठीक ठीक पता नहीं था कि ऐसा क्यों है।
वह केवल इतना जानता था कि जिस आदमी को वे खोज रहे थे वह मिल गया है और उससे पूछताछ की जानी है। किस बारे में पूछताछ की गई उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह कुछ गंभीर है। उसकी अधीरता चरम सीमा पर थी। वह पूरी कहानी जानना चाहता था। वह अंतरतम घेरे में खड़े होने का हकदार था। यदि नहीं तो उन्हें बुलाया ही क्यों गया? उन्होंने सबसे ताकतवर लोगों के साथ काम किया था और उनके तौर तरीकों को अच्छी तरह जानते थे। हालांकि उनका नया आलाकमान अजीब था। वह हर चीज को लेकर चिंतित था, लेकिन फिर भी इसे एक बड़ा रहस्य बनाए रखने में कामयाब रहा। वीरभद्र! जब लॉबी में उसका नाम एक परिचित आवाज में गूंजा तो वह लगभग उछल पड़ा। यह उनके बॉस श्रीनिवासन थे। हां सर, उसने उत्तर दिया। वीरभद्र ने जिस व्यक्ति को उत्तर दिया वह 4 फीट और 8 इंच लंबा, लगभग 65 वर्ष का था। उसके होंठ गहरे भूरे थे, जिससे पता चलता था कि वह पुराना धूम्रपान करता था। उसके सफेद बाल उसकी खोपड़ी का केवल एक भाग ही ढकते थे। एक और पहलू जिससे उनकी उम्र का पता चला वह था उनका रौबदार रूप। श्रीनिवासन ने भूरे रंग का मैट सूट और उसके नीचे सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके कॉलर से एक चौड़ी लाल टाई लटकी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों पर अप्रचलित काला चौकोर फ्रेम वाला चश्मा भी पहना था, जिसकी एक डोरी दोनों किनारों से नीचे लटकती थी और उनकी गर्दन के चारों ओर घूमती थी। डॉक्टर श्रीनिवासन की उपस्थिति हास्यास्पद थी, लेकिन उनकी आंखें अनुशासन से भरी थीं। उनका आचरण सर्वोच्च अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कर सकता था। वह डिफॉल्ट रूप से बॉस था। वह अपनी मौजूदगी में हर किसी को अपने अधीन होने का एहसास दिला सकते थे। वह तभी तक मजाकिया था जब तक वह शांत था। यह आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह एक निरर्थक व्यक्ति था और अपने काम के प्रति अत्यधिक समर्पित था। डॉक्टर श्रीनिवासन के बाद एक अन्य व्यक्ति बत्रा थे। उन्होंने बत्रा को वीरभद्र से मिलवाया और इसके विपरीत भी। उन्होंने हाथ मिलाया। बत्रा श्रीनिवासन के सहयोगी थे, या ऐसा वीरभद्र को लगता था। वीरभद्र ने उसे बहुत खुशमिजाज किस्म का आदमी नहीं समझा। उनका चेहरा चिड़चिड़ा था और वे क्रोधित लग रहे थे। वह डॉक्टर श्रीनिवासन से भी अधिक शिक्षित लग रहे थे। उनकी आंखें किसी बुद्धिजीवी जैसी थीं और बत्रा लगभग 50 वर्ष की आयु के लंबे गोरे व्यक्ति थे और सिख समुदाय से थे। उसकी भूरी आंखें और गोल मटोल चेहरा था। उन्होंने एक औपचारिक मैरून शर्ट और काली पतलून पहनी थी, जो उनके काले चमड़े के जूतों के साथ अच्छी लग रही थी। उनके शरीर की ज्यादातर चर्बी उनके पेट के आसपास जमा हो गई थी। उनकी दाढ़ी और मूछें स्टाइलिश तरीके से ट्रिम की गई थीं। उन्होंने अपनी दाहिनी कलाई पर एक धातु का कड़ा, चूड़ी और बाईं ओर रोमन अंकों वाली एक क्लासिक घड़ी पहनी थी। क्या वह वही है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपनी भारी आवाज और दक्षिण भारतीय लहजे में पूछा। वीरभद्र ने तेलुगु में उत्तर दिया, औनु सर, और इसे तुरंत ठीक कर दिया। मेरा मतलब है हां सर। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? उसे पूछताछ कक्ष में ले जाओ। रक्षकों ने बंदी को खींचते हुए और उसके चारों ओर अपनी स्थिति बनाए रखते हुए वीरभद्र का पीछा किया। वे एल आकार के गलियारे में दाखिल हुए। डॉक्टर श्रीनिवासन सीधे आगे चले और वीरभद्र उनके पीछे पीछे चले। मार्ग बाईं ओर एक सादी दीवार और दाहिनी ओर कुछ दरवाजों के बीच में फंसा हुआ था, जिसके आगे एक अंतिम छोर था, जिसके ठीक पहले बाईं ओर एक रास्ता था। वे 2 व्यक्तियों की सुरक्षा में दीवार के अंतिम छोर तक पहुंचे। वीरभद्र को अभी भी पता नहीं था कि इस आदमी से किस बारे में पूछताछ की जा रही है। जिस कमरे में वे दाखिल हुए वह लगभग 12 फीट ऊंचा था और बाकी गुंबद की तरह ही आलीशान और शानदार सजावट से सजाया गया था। स्टेनलेस स्टील से बनी एक कुर्सी, जिसमें एक फुटरेस्ट लगा हुआ है। लोहे की छड़ें उसके बैकरेस्ट के रूप में काम करती हैं। एक काले चमड़े की सीट और आर्म रेस्ट में हथकड़ी लगी हुई हैं। कमरे में एकमात्र फर्नीचर था। यह एक प्रयोगशाला थी, या ऐसा लगता था। कुर्सी के चारों ओर कई पॉलिश की हुई लकड़ी की मेजें थीं। प्रत्येक टेबल पर एक कंप्यूटर स्क्रीन थी। सुविधा केंद्र में छत से एक प्रोजेक्टर भी लटका हुआ था और प्रोजेक्टर के सामने की दीवार पर एक सफेद स्क्रीन लगी हुई थी। बंदी केंद्र में बैठेगा और पूछताछकर्ता उससे पूछताछ करेगा और धीरे धीरे उत्तर खोजेगा। उस व्यक्ति को घसीटा गया, केंद्रीय सीट पर धकेल दिया गया और उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग करके गार्डों द्वारा उसे बांध दिया गया। उनकी कमर, सिर और पैरों को चमड़े की बेल्ट का उपयोग करके कुर्सी से बांधा गया था। अब उसकी उंगलियां ही उसके शरीर का एकमात्र गतिशील अंग थीं। इस दौरान वीरभद्र चुपचाप बैठे कैमरों को देख रहे थे। वह समझ गया कि न केवल बंदी बल्कि कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। सुबह के करीब 11 बजे थे
जब उस आदमी को धीरे धीरे होश आने लगा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके चेहरे पर लगे सफेद रंग को गीले टिश्यू से साफ कर रहा है। उसने किसी को अपने बारे में बात करते हुए सुना। बातचीत एक अघोरी के रूप में उनकी पहचान के बारे में थी। वह बहुत अजीब लग रहा है, यह कैसा अप्रिय रूप है, एक लड़की ने चिल्लाकर कहा। मैं जानता हूं वह कौन है, एक आत्मविश्वास से भरे पुरुष स्वर ने उत्तर दिया। इस अजीब चीज का परिचय देने से पहले सबसे पहली बात, तुम कौन हो? लड़की ने पूछा। अभिलाष, आदमी ने तुरंत उत्तर दिया। और तुम उसे कैसे जानते हो? लड़की ने पूछा। मैं उसे नहीं जानता या वह कौन है, मुझे पता है वह क्या है। वह है एक अघोरी। अघोरी? लड़की ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उसने सुना हो पहली बार शब्द अघोरी। यह शब्द ही रूह कंपा देने के लिए काफी है। रीढ़ की हड्डी। भारत और नेपाल के हर गांव में अघोरियों के बारे में कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास प्रकृति पर असीमित शक्तियां हैं। वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वस्तुओं को भौतिक बना सकते हैं, मानव मांस और मल खाते हैं और अत्यधिक अशुद्धता में रहते हैं, कभी कभी पूरी तरह से नग्न रहते हैं। अघोरी शुद्ध और अशुद्ध के बीच किसी भी द्वंद्व को मिटाने और मन की अद्वैत स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा में लाशों के साथ संभोग करने जैसी भयानक प्रथाओं में भी शामिल होते हैं। वे जुनूनी रूप से कुरूप, अशुद्ध और अपनी आत्म खोज की प्रक्रिया में सामाजिक वर्जनाओं में। वे शराब पीते हैं, नशीली दवाएं लेते हैं और मांस खाते हैं। कोई भी चीज वर्जित नहीं मानी जाती, लेकिन जो बात उनकी प्राचीन परंपराओं को विचित्र बनाती है वह यह है कि उनके मंदिर श्मशान हैं। उनके कपड़े मृतकों से, जलाऊ लकड़ी अंतिम संस्कार की चिताओं से और भोजन नदी से आता है। जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो वे मृतकों की राख में खुद को लपेटते हैं और मृतकों का ध्यान करते हैं। अघोरी, जिससे पता चलता था कि वह पुराना धूम्रपान करता था, उसके सफेद बाल उसकी खोपड़ी का केवल एक भाग ही ढकते थे। एक और पहलू जिससे उनकी उम्र का पता चला वह था उनका रौबदार रूप। डॉक्टर श्रीनिवासन ने भूरे रंग का मैट सूट और उसके नीचे सफेद शर्ट पहन मानव खोपड़ी से बने कटोरे से भीख मांगकर जीवित रहते हैं। फिर भी अघोरी जीवन का सबसे चौंकाने वाला पहलू उनका नरभक्षण है। लाशें, जिन्हें या तो किसी नदी जैसे गंगा से निकाला जा सकता है या श्मशान घाट से प्राप्त किया जा सकता है, को खुली लौ पर कच्चा और पकाया दोनों तरह से खाया जाता है, क्योंकि अघोरियों का मानना है कि जिसे अन्य लोग मृत आदमी मानते हैं वह वास्तव में है कुछ भी नहीं बल्कि प्राकृतिक पदार्थ है जो उस जीवन शक्ति से रहित है जो इसमें एक बार निहित था। इसलिए जबकि आम लोगों के लिए नरभक्षण को आदिम, बर्बर और अशुद्ध के रूप में देखा जा सकता है, अघोरियों के लिए यह साधन संपन्न भी है और ऐसी वर्जनाओं पर रखी गई सामान्य रूढ़ियों को एक आध्यात्मिक पुष्टि में बदल देता है कि वास्तव में कुछ भी अपवित्र नहीं है या ईश्वर से अलग नहीं है, जो है सब में और सब में होने का स्वागत किया। वास्तव में अघोरी इसे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं जो यह पता लगाने की कोशिश करता है कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होता है। उत्तर भारत की सड़कों पर कई अघोरियों को अपनी खोपड़ी के कप के साथ घूमते हुए देखा जा सकता है। वे अपने बालों को काटने की आवश्यकता के बारे में चिंता किए बिना उन्हें काफी लंबे समय तक बढ़ने देते हैं। वे भय और पूर्वाग्रहों पर विजय पाने और अद्वैत की अंतिम स्थिति को प्राप्त करने के लिए शरीर का उपयोग करने के शुद्ध, गैर भेदभावपूर्ण मार्ग का पालन करते हैं। अब सदियों से वे अपनी भयानक और रहस्यमय जीवन शैली से दुनिया भर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। अघोरियों के इतिहास का पता लगाने पर कोई यह पा सकता है कि सबसे पहला अघोरी जिसने भविष्य के अघोरियों के जीवन की नींव रखी वह कीनाराम थे। शहरी किंवदंती के अनुसार वह 150 वर्ष तक जीवित रहे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अघोरियों का मानना है कि शिव पूर्ण और सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वह शिव के कारण ही होता है। महिला देवताओं में काली उनके लिए सबसे पवित्र रूप है। बातचीत में एक और आवाज ने हस्तक्षेप किया। इस बार आवाज उस आदमी के बहुत करीब थी। बातचीत में शामिल होते हुए बत्रा ने कहा, अघोरियों का दावा है कि उनके पास आज की सबसे घातक बीमारियों, यहां तक कि एड्स और कैंसर का भी इलाज है। ये औषधियां, जिन्हें वे मानव तेल कहते हैं, किसी शव के दाह संस्कार के बाद जलती हुई चिता से एकत्र की जाती है। हालांकि इनका वैज्ञानिक परीक्षण नहीं किया गया है,
लेकिन अघोरियों के अनुसार ये अत्यधिक प्रभावी हैं। बंदी को महसूस हो रहा था कि डॉ बत्रा अघोरियों पर अपने ज्ञान का प्रकाश डालते हुए उसके हाथ में एक सिरिंज इंजेक्ट कर रहे थे। बर्फ से ढके पहाड़ों और गर्म रेगिस्तानों से लेकर बाघों से भरे जंगलों तक अघोरियों को उन जगहों पर रहने के लिए जाना जाता है जहां कोई अन्य इंसान जीवित नहीं रहता है। अभिलाष ने आगे कहा, अघोरियों के लिए कुछ भी अशुद्ध या बुरा या गंदा नहीं है। उनके अनुसार यदि आप सबसे विकृत कार्य करते हुए भी ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है, आप ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं। इससे बहुसंख्यक आबादी की हिम्मत खत्म हो जाएगी कब्रिस्तान में एक शव पर बैठकर ध्यान करने की। अघोरियों का मानना है कि हर कोई अघोरी पैदा होता है। एक नवजात शिशु अपने मल, गंदगी और खिलौनों में अंतर नहीं करता और हर चीज से खेलता है। वह उनमें अंतर तभी करना शुरू करता है जब उसके माता पिता और समाज उसे ऐसा करने के लिए कहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और भौतिकवादी आधार पर चुनाव करता है, तभी वह अघोरी के गुणों को खो देता है। उनका मानना है कि शवों के बीच सेक्स करने से अलौकिक शक्तियां पैदा होती हैं। महिला साथियों को भी मृतकों की राख में लिप्त किया जाता है और ढोल बजाए जाने और मंत्रों का जाप करते हुए यौन क्रिया की जाती है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी महिला को उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर न किया जाए, और यह भी कि जब यह क्रिया चल रही हो तो महिलाएं मासिक धर्म कर रही हों। अब जब आप वाराणसी जैसे शहर में नरभक्षण का अभ्यास करते हैं, जहां मांसाहारी भोजन खाने पर भी अभी भी आपत्ति जताई जाती है, तो आप जानते हैं कि आप अपने लिए मुसीबत लाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सार्वजनिक रूप से इंसान का मांस खाने के बाद भी उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वे मरे हुए इंसानों का मांस खाते हैं और उसे खाने के लिए किसी को नहीं मारते। शुद्ध अघोरी मासूम, प्यारे, हमेशा दयालु, कृपालु होते हैं, और जब भी आप उन्हें ढूंढते हैं तो वे आपको आशीर्वाद देते हैं। वे अपना अधिकांश समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ध्यान में बिताते हैं। उस आदमी के कानों में ओम शब्द गूंजा और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। इस प्रकार हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद। चैप्टर 2, इनकंक्लूसिव इंसेप्शन, यानी कि अनिर्णायक आरंभ। दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई। उसने टीम को अपना परिचय डॉक्टर शाहिस्ता के रूप में दिया। वह एक प्रमुख मनोचिकित्सक थीं, जिन्हें सम्मोहन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण काम के लिए सम्मानित किया गया था और सराहना मिली थी, और उन्हें अपने शोध के लिए धन भी मिला था। जरूरत पड़ने पर उन्हें सरकार द्वारा और सरकार के लिए नियुक्त किया जाता था। उन्हें उनके गृहनगर पुणे, महाराष्ट्र से बुलाया गया था। वह लगभग 40वें वर्ष की थी। 5.5 फीट लंबी डॉक्टर शाहिस्ता खूबसूरत, गोरा रंग और खूबसूरत थीं। उन्हें अपने व्यक्तित्व पर सम्मान और गर्व था और आशावाद की आभा ने उन्हें घेर लिया था। तांबे भूरे बाल उसकी कमर पर स्वतंत्र रूप से लटक रहे थे। वह मिलनसार मुस्कान पहनना कभी नहीं भूलती थी। इसके अलावा उन्होंने एक काली कढ़ाई वाली कुर्ती, एक क्रीम पटियाला सलवार, अपने कंधों पर एक काला मुद्रित दुपट्टा, एक पारंपरिक भारतीय पहनावा और पारंपरिक जूतियां, हस्तनिर्मित चमड़े के जूते की एक जोड़ी पहनी थी। भगवान ने सुंदरता और दिमाग के उपहारों को समान रूप से वितरित करना उचित नहीं समझा। हालांकि डॉक्टर शाहिस्ता के पास दोनों थे। कैप ए पाई, वह सभी प्रकार की शांति और तृप्ति के लिए पहने जाने वाले विभिन्न रत्नों से सजी हुई थी। उसके बाएं पैर पर एक ताबीज या पवित्र श्लोक वाला लॉकेट बंधा हुआ था। दूसरे हाथ में 2 सुनहरी चूड़ियां थीं। एक पतला सुनहरा चेन उसके गले में और उसकी उंगलियों पर जड़े हुए पत्थरों वाली कुछ अंगूठियां चिपकी हुई थीं। वह आदमी अभी भी उसी कुर्सी से बंधा हुआ था, लेकिन उसके आसपास के चेहरे ऐसे थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर की मेजों के पीछे बैठे प्रत्येक व्यक्ति की नाक की नोक से शुरू होने वाले दूर के घने कोहरे के अलावा वह सब कुछ देख सकता था। वह अवचेतन रूप से जागा हुआ था। एक गाढ़े नशीले पदार्थ के कारण उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसे अपनी नाक बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उसने होश में आने की कोशिश की तो उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। अपने साथियों से मिलने के बाद डॉक्टर शाहिस्ता ने मोर्चा संभाला और बंदी के ठीक सामने बैठ गईं। उसकी आंखें रोशनी के पूरी तरह अभ्यस्त होने से पहले जिस तरह से वह झिझक रहा था, उसे यह स्पष्ट था कि वह आदमी काफी देर तक अंधेरे में रहा था। उसने उसे देखा और अचानक पाया कि वह उसकी आंखों में घूर रही थी। उसकी आंखें तीव्र और गहरी थीं, समुद्री नीले रंग की।
ऐसा प्रतीत होता था कि उनके पास सम्मोहन की शक्ति है। इस आदमी के बारे में कुछ ने उसे बताया कि उसके पास अपना एक रहस्य भी है। साथ ही उसे एहसास हुआ कि जब उस आदमी को उच्चतम स्तर की दवाएं दी गई थीं, तब भी उसके चेहरे पर एक बार भी डर या चिंता की कोई लहर नहीं आई। वह एक साहसी और आत्मविश्वासी व्यक्ति लग रहे थे। सब कुछ कहा और किया गया, अब पूछताछ शुरू होनी थी। इससे पहले कि वह कुछ कहती, अविचलित स्वर और भाव भंगिमा में उस व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया और अपना परिचय देते हुए कहा, ओम शास्त्री, शाहिस्ता को निराशा नहीं होती। अगर यह आदमी खुद को छुड़ाने और चिल्लाने की कोशिश करता, जो शाहिस्ता के लिए काफी सामान्य बात थी। हालांकि उनकी शांति ने उसे भ्रमित कर दिया और उसने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। उस आदमी ने भी अपना सिर उस तरफ घुमा लिया जिधर शाहिस्ता की नजरें टिकी थीं। अघोरी को पकड़ने के लिए थोड़ा दूर तक झांकना पड़ा। डॉक्टर श्रीनिवासन की स्पष्ट झलक। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगभग चीख पड़ा, चिन्ना। सभी का सिर ध्वनि की ओर चकित होकर घूम गया। क्या? डॉक्टर बत्रा ने भ्रमित होकर रुंधी आवाज में पूछा। वह आदमी डॉक्टर श्रीनिवासन को ऐसे देखता रहा जैसे वह उन्हें बहुत लंबे समय के बाद देख रहा हो। डॉक्टर श्रीनिवासन नाराज हुए। उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। इस घटना से वीरभद्र भी आश्चर्यचकित रह गए। वह ऐसे आदमी से कभी नहीं मिला था। अचानक पीछे से एक रुई के टुकड़े वाली हथेली ने ओम शास्त्री की नाक को ढंक दिया। रुई की गंध से उबकाई आ रही थी। वह सन्नाटे के कुएं में गिरता जा रहा था। कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, सभी आवाजें मौन हैं। उस आदमी को इस बात का एहसास नहीं था कि उसे सम्मोहित किया जा रहा है। तुम कौन हो? डॉक्टर शाहिस्ता ने बंदी से पूछा। ओम शास्त्री, उसने भावावेश में उत्तर दिया। हम यह जानते हैं मिस्टर शास्त्री, डॉक्टर शाहिस्ता ने पुष्टि की। हमें वह बताओ जो हम नहीं जानते, उसने जारी रखा। ओम शास्त्री बुदबुदाए, तुम्हें कुछ नहीं पता। हां शास्त्री जी, हम चीजें नहीं जानते, इसीलिए आप यहां हैं। लेकिन एक चीज जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह यह है कि यह आपका वास्तविक नाम नहीं है। आपका असली नाम क्या है? डॉक्टर शाहिस्ता ने दोहराया। मुझे याद नहीं, ओम शास्त्री ने धीमी आवाज में कहा। एक सम्मोहित व्यक्ति का असामान्य उत्तर, डॉक्टर शाहिस्ता ने सोचा। एक कुर्सी पर हाथ में पौराणिक किताब लिए बैठे अभिलाष ने कहा, झूठा। वह झूठ नहीं बोल सकता, डॉक्टर बत्रा ने प्रतिवाद किया। उन्हें नार्को विश्लेषण दवाओं का इंजेक्शन दिया गया है। डॉक्टर बत्रा स्पष्ट रूप से निराश थे। नार्को, अभिलाष ने ऐसे कहा जैसे यह किसी यूनानी के लिए फ्रेंच हो, और उत्तर के लिए डॉक्टर बत्रा की ओर देखता रहा। यह एक सत्य सीरम है, इसे लेने के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता। डॉक्टर बत्रा ने स्पष्टीकरण में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए संक्षेप में कहा। डॉक्टर तेज बत्रा एक ईमानदार और परिपक्व व्यक्ति थे। वह केवल तर्क और बुद्धि से संचालित होता था। थोड़े गुस्सैल स्वभाव के डॉक्टर बत्रा कभी कभी थोड़े अप्रत्याशित भी होते थे। शायद ही कभी परिस्थितियां उसका मूड सुधारती थीं और उसे खुश करती थीं, और इससे भी बढ़कर वह सम्मोहित है। डॉक्टर शाहिस्ता ने डॉक्टर बत्रा से दृढ़तापूर्वक सहमति जताते हुए कहा। दोनों ने आत्मसमर्पण की आशा से अभिलाष की ओर देखा। अभिलाष ने कंधे उचकाए और फुसफुसाए, चिकित्सा विज्ञान से परे भी चीजें हैं, और अपनी किताब पढ़ना जारी रखा। अभिलाष ने अपने जीवन के 30 साल हिंदू पौराणिक कथाओं की किताबों में सिर रखकर बिताए थे, इसलिए इस विषय पर उनका ज्ञान असीमित था। अंबिकापुर नामक एक छोटे से शहर में राजपुरोहितों, प्रशासनिक पुजारी के एक ब्राह्मण परिवार के वंशज होने के कारण, लोगों के अंधविश्वासों के कारण उनके परिवार को देवताओं की तरह माना जाता था। सर्वोच्च प्रकार के सम्मान और प्रतिष्ठा से सम्मानित, उनमें भारी अहंकार था जो उनके दृष्टिकोण में झलकता था। दूसरों की गलतियों के लिए उनकी आलोचना करना उनके खून में था। वह 5 फीट और 8 इंच लंबा, सांवला रंग और मोटा शरीर था। उसने नीली जीन्स के साथ एक खराब फिटिंग वाला सफेद कुर्ता पहना हुआ था। उसे अपने पेट के दिखने का अंदाजा नहीं था। अभिलाष मिथकों और अंधविश्वासों में कट्टर विश्वास रखते थे, और उनकी उपस्थिति ने यह साबित कर दिया। उसने विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न पत्थरों वाली विभिन्न अंगूठियां पहन रखी थीं। किसी विशेष समस्या में किस पत्थर पर भरोसा करना चाहिए, इस पर सलाह देने में वह कभी असफल नहीं हुए, भले ही उनसे इसके लिए नहीं पूछा गया हो। उनकी बाईं कलाई पर एक रक्षा सूत्र, कपास का सुरक्षात्मक धागा, बंधा हुआ था। उनके गले में एक रुद्राक्ष,
एक पौधे का बीज जिसे दुर्भाग्य और खराब स्वास्थ्य के खिलाफ ढाल माना जाता है। उनके माथे पर यू आकार का चंदन का तिलक लगा हुआ था और वे पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहनते थे। उनके एक कंधे पर पुराने जमाने का झूठ का थैला था और उसमें हिंदू मंत्रों, छंदों पर कुछ किताबें थीं। शाहिस्ता ने मुद्दे पर वापस आते हुए कहा, मिस्टर शास्त्री, आपको जो भी याद हो हमें बताएं। ओम शास्त्री के चेहरे पर असंख्य भाव झलक रहे थे, मुस्कुराहट, शांति, तनाव और डर। जैसे जैसे वह बोलते गए, तेजी से बदलते गए। मुझे बंदा बहादुर याद है, ओम शास्त्री ने आंखें बंद करके कहा। डॉक्टर बत्रा उस नाम से आश्चर्यचकित दिखे, जैसे वह भी बंदा बहादुर को जानते हों। वह कौन है? अभिलाष ने पूछा। मेरे जनरल, शास्त्री ने कहा। क्या वह भी आपकी टीम का हिस्सा है? हां। जहां वह अब है, वह मर चुका है। वह कैसे मरा? उसकी हत्या की गई थी। उसे किसने मारा? फारूक सियार ने किया। आप और किसको याद कर सकते हैं? संजय। कौन संजय? संजय दत्त, संजय सूरी या संजय लीला भंसाली? अभिलाष ने व्यंग्यात्मक लहजे में जवाब दिया। जिस लड़की ने अभिलाष से अघोरी के बारे में सवाल किया था वह खिलखिला उठी। एलएसडी, लिसा सैमुअल डी कोस्टा, एक पेशेवर हैकर। एलएसडी लगातार ऑनलाइन जालसाजी और बैंक खाते को जब्त करने में शामिल था। 25 साल की छोटी उम्र में ही उन्होंने भारतीय साइबर सेल का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। उसके पास बिना किसी डिग्री के सारी विशेषज्ञता थी। एलएसडी एक खूबसूरत लड़की थी, कच्ची और बिना पॉलिश वाली। उसका व्यवहार, काम में चतुर और बुद्धिमान। अपनी नौकरी के अलावा हर चीज के प्रति उसका दृष्टिकोण अपमानजनक था। संजय मांजरेकर हो सकते हैं, एलएसडी ने हंसते हुए कहा। एलएसडी ने इसे तेजी से और ढीले ढंग से खेला। उसकी जुबान शायद ही कभी उसके वश में थी। उसके पास एक ऐसा चेहरा था जिसे कोई भी तुरंत पढ़ सकता था और उसके यादृच्छिक विचारों को जान सकता था। एलएसडी एक छोटे शहर से इस स्थान पर आई थी जिसका उसकी भाषा के उच्चारित लेकिन अप्रभावी होने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उसके काले लहराते बाल थे, उसकी आंखें बादामी भूरी थीं। उसने बहुत सारी एक्सेसरीज और एक बोल्ड काले फ्रेम के साथ एक फूलों वाली सफेद पोशाक पहनी थी, जिसमें उसकी चमकदार ऊंची एडी के जूते उसके सुडौल पैर दिखा रहे थे। उसने अपनी कलाइयों पर कुछ कंट्रास्ट बैंड और कंगन पहन रखे थे और गले में एक कुल्हाड़ी का पेंडेंट लटका रखा था। संजय, गावलगन का बेटा, ओम शास्त्री ने कहा। और आप उसे कैसे जानते हैं? शाहिस्ता ने पूछा। ओम ने उत्तर दिया, संजय ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने युद्ध के दौरान हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का मार्गदर्शन किया था। उन्होंने आगे कहा, मैं उनसे उस समय मिला था क्योंकि मैं हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री था और मेरा नाम विदुर था। अभिलाष ने तुरंत नामों पर विचार करना शुरू कर दिया और ऐसा करते हुए धीरे धीरे बोला, मैंने यह नाम पहले सुना है। वैसे भी, शाहिस्ता आगे बढ़ना चाहती थी। तुम्हें यह समझ में नहीं आया। वह इस दौरान जिंदा होने का दावा कर रहा है। महाभारत का समय, अभिलाष ने उत्तर दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनकी सभी पौराणिक कथाओं पर विश्वास करूं? बकवास? यह बकवास नहीं है। आप इससे पहले कि अभिलाष अपनी बात पूरी कर पाता, शाहिस्ता ओम पर दूसरा सवाल दागा। आपके पास और क्या नाम है श्री शास्त्री? सुशैन, ओम शास्त्री ने जवाब दिया और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने उसके रूप में क्या किया? शाहिस्ता ने जोर देकर कहा। मैंने एक वैद्य, एक व्यक्ति जो हर्बल दवाएं बनाता है और आम लोगों की बीमारियों को ठीक करता है, के रूप में काम किया। क्या यही है या तुमने कोई और नाम इस्तेमाल किया है? शाहिस्ता ने पूछा। मैं भी कभी विष्णुगुप्त था, उन्होंने उत्तर दिया। शाहिस्ता ने एक और नाम पर अपनी आंखें घुमाईं और अपनी बाहें हवा में उछाल दीं। और आपने इस विष्णुगुप्त के रूप में क्या किया? उसने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। ओम शास्त्री कुछ ऐसा बड़बड़ाने लगे जिसे समझना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोस्तों, अब यहां पर चैप्टर 2 कंप्लीट होता है और अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3, डिस्कनेक्टेड डिस्क्लोजर, यानी कि असंबद्ध प्रकटीकरण। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह आदमी क्या कह रहा है, शाहिस्ता स्पष्ट रूप से निराश होकर चिल्लाई। ओम शास्त्री एक पल के लिए चुप रहे और फिर बिना किसी चेतावनी के अपनी मादक मूर्छा से जाग गए। उसके अचानक होश में आने से टीम के सदस्यों को झटका लगा, जिन्होंने सोचा कि उनके पास उससे निपटने के लिए पर्याप्त समय है। शाहिस्ता, जो ओम शास्त्री के सबसे करीब बैठी थीं, घबरा गईं और खुद को उनसे दूर करने की कोशिश करते हुए आश्चर्य से कुर्सी से गिर गईं।
कमरे में मौजूद अन्य सभी लोग अकड़ गए। शाहिस्ता के तर्कसंगत दिमाग ने तर्क दिया कि यह असंभव था। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, उसे होश कैसे आया? 300 से अधिक रोगियों के उनके अनुभव में कभी भी कोई व्यक्ति इतनी अचानक, बिना किसी शारीरिक परेशानी के संकेत के, अपने सम्मोहन से जाग गया था। डॉक्टर बत्रा भी उतने ही स्तब्ध और भ्रमित थे। दवाओं के बारे में उनके ज्ञान ने उन्हें बताया कि इंजेक्शन की खुराक लेने के बाद मरीज 8 घंटे से भी कम समय में होश में नहीं आ पाता। ओम को इंजेक्शन लगाए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। इसने डॉक्टर बत्रा द्वारा अब तक अध्ययन और अभ्यास किए गए सभी मानदंडों को खारिज कर दिया है। एलएसडी भी भयभीत था और इसे छुपाने में भी माहिर नहीं था। उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ओम शास्त्री उन्हें उन बंधनों से मुक्त होने की कोशिश किए बिना देख रहे थे जिन्होंने उन्हें विवश किया था। जब वह बोलते थे तो उनका स्वर शांत और शांतिमय होता था। मुझे यहां क्यों लाया गया है? आप लोग क्या चाहते हैं? वह निराश लग रहा था। ओम शास्त्री के पूछने पर डॉक्टर शाहिस्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूरे कमरे में डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। ओम भी उसकी ओर मुड़ा। आप यहां हैं क्योंकि हमें कुछ उत्तर चाहिए। हम क्या चाहते हैं? आपके पास जो जानकारी है उसके अलावा कुछ नहीं, डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने रौबदार लहजे में कहा। आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? ओम ने आगे कहा। ठीक है शास्त्री जी, अभी ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि ओम शास्त्री असली नहीं है, कि आप बंदा बहादुर और संजय नामक किसी व्यक्ति को जानते हैं और आप विदुर और विष्णुगुप्त थे। अन्य नकली नाम जो आपने इस्तेमाल किए? ओम शास्त्री ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उनके चेहरे पर दर्द और दुहक की लहर दौड़ गई। इस बिंदु पर डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपना आपा खोते हुए आधिकारिक स्वर में कहा, मैं डॉक्टर श्रीनिवासन राव, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हूं। मैं अब इस समूह का नेतृत्व कर रहा हूं। ओम ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं आप कौन हैं। डॉक्टर बत्रा दोबारा इंजेक्शन लगाने के लिए ओम के करीब पहुंचे। ओम ने शुरू में विरोध करने की कोशिश की और चिल्ला दिया, मैं हूं मिडाजोलम, फ्लूनिट्राजेपम, बार्बिट्यूरेट्स और अमोबार्बिटल से प्रतिरक्षित। इससे आपको मदद नहीं मिलेगी। दोबारा होश खोने से पहले ये ओम के आखिरी शब्द थे। ओम की चीख पर 2 गार्ड उसे पकड़ने के लिए दौड़े। डॉक्टर बत्रा ने नशीले मिश्रण वाली दवाओं के नाम सुनकर अपना आश्चर्य छिपा लिया और उन्हें एक बार फिर इंजेक्शन लगाया। ओम को नींद आने लगी। डॉक्टर शाहिस्ता ने ओम शास्त्री को सम्मोहित करने की फिराक में लग गई। वह उसके सामने आराम से बैठ गई और उसकी आंखों में देखने लगी। शाहिस्ता की खूबसूरत आंखों में किसी को भी सम्मोहित करने का जादू और ताकत थी। उसने बिल्कुल भी पलकें नहीं झपकाईं और शांत स्वर में बोली। जब उन्होंने ओम शास्त्री को कंधे पर छुआ तो उन्हें हल्कापन और भारीपन महसूस हुआ। डॉक्टर श्रीनिवासन ने ये अजीब शब्द अपने मन में दर्ज कर लिए, मैं जानता हूं तुम कौन हो। कैसे डॉ? श्रीनिवासन को आश्चर्य हुआ। तेज, क्या वह दोबारा पूछताछ के लिए तैयार है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने पूछा। डॉक्टर बत्रा ने एक डिवाइस में कुछ रीडिंग चेक की और कहा, अभी नहीं सर। इस बीच एलएसडी ने टीम के अन्य साथियों से संपर्क किया और पूछा, वह क्या बड़बड़ा रहा था? संस्कृत, परिमल ने कहा। परिमल उम्र 35 वर्ष, महाराष्ट्र के वर्धा नामक गांव से थे, जहां उनके पिता एक किसान के रूप में काम करते थे। वह अंतर्मुखी थे। उन्होंने भारतीय इतिहास में पीएचडी की। अपने विषय में उनका ज्ञान अथाह था, लेकिन उनमें इसे आत्मविश्वास से रखने की हिम्मत नहीं थी। उनके आत्मविश्वास की कमी का कारण उनका हकलाना था, जो दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में उनकी सबसे बड़ी बाधा थी, और इसलिए उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। उनकी चुप्पी के परिणाम स्वरूप उनकी उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति अप्रभेद्य थी। परिमल 6 फुट का 2 इंच छोटा, मलाईदार रंग का और सुंदर था। उन्होंने काली जीन्स और सफेद स्पोर्ट जूते के साथ एक चेकदार भूरे रंग की शर्ट पहनी थी। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थीं और उसी रंग के बाल थे जिन पर थोड़ा सा तेल लगा हुआ था। परिमल को टीम में वह महत्व नहीं दिया गया जो वह चाहते थे, इस तथ्य के कारण कि उनके सवालों और सुझावों को भोला समझा गया। संस्कृत, इस सदी में संस्कृत कौन बोलता है? एलएसडी ने हताशा में टिप्पणी की। वह, परिमल ने ओम शास्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा। हां, लेकिन आज की दुनिया में किसके पास अपनी भाषा समझने का समय है? एलएसडी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। मैं, परिमल का फिर उत्तर आया। सुषेण, अभिलाष ने धीरे से अपने आप से कहा।
अभिलाष की बात सुनने के बाद एलएसडी ने पूछा, क्या? अभिलाष ने खुद को वापस लाते हुए कहा, कुछ नहीं। एलएसडी ने जोर दिया, नहीं, मैंने सुना है आप इस आदमी का नाम दोहरा रहे हैं, कुछ मिनट पहले कहा था। अभिलाष ने उत्तर दिया, सुषेण। हां, वह नाम। क्या है वह? मुझे बताओ, एलएसडी ने जोर देकर कहा। परिमल भी बातचीत में शामिल हो गया। सुषेण बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। मेरे अनुसार ज्ञान सुषेण रामायण में एक औषधि का नाम था, जिसने लंका के राजा रावण के साथ युद्ध में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को संजीवनी नामक जड़ी बूटी का सुझाव देकर बचाया था, जो केवल हिमालय में पाई जाती थी। भगवान राम ने सुषेण की सलाह के अनुसार हनुमान को संजीवनी लाने का आदेश दिया था। हिमालय पहुंचने के बाद भगवान हनुमान संजीवनी और अन्य जड़ी बूटियों के बीच अंतर नहीं कर सके और इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया और सुषेण को स्वयं चयन करने देने के लिए उसे लेकर कन्याकुमारी वापस चले गए। हां, मैंने पहाड़ के साथ उड़ते हुए हनुमान की हिंदू पौराणिक तस्वीर देखी है। क्या आप इसी का जिक्र कर रहे हैं? हां, अभिलाष ने कहा, लेकिन मुझे रामायण में सुषेण के अंत का उल्लेख याद नहीं है। उसके बारे में सब कुछ असामान्य है। डॉक्टर शाहिस्ता ने कहा, मैंने पहले जो कुछ भी देखा है उसके करीब भी नहीं, अभी भी सोच में डूबी हुई है। फिर वह डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर मुड़ी और विनम्रता से पूछा, सर, हमें कम से कम स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हर कोई उचित उत्तर की उम्मीद में श्रीनिवासन की ओर देख रहा था। आप इसीलिए यहां आए हैं, उनके बॉस ने जवाब दिया, तो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और उससे और अधिक जानकारी प्राप्त करें ताकि हमें यह समझने में मदद मिल सके कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन ने शाहिस्ता की ओर देखा। यह असभ्य था और शाहिस्ता को यह पसंद नहीं आया, जैसा कि उसकी अभिव्यक्ति से स्पष्ट था। हर कोई हाथ में लिए गए कार्य पर वापस चला गया। परिमल डॉक्टर बत्रा के पास गए और घबराकर पूछा, डॉक्टर बत्रा, क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर बत्रा स्पष्ट रूप से परेशान थे। उसने खुद को संभाला और कहा, हाँ, हाँ, हम एक बहुत अच्छे नहीं हैं परिचित, लेकिन हमें एक काम करना है। यहां एक टीम के रूप में आप कुछ भ्रमित लग रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक है? परिमल ने चिंतित स्वर में दोहराया। डॉक्टर बत्रा को इस दयालु व्यवहार से सांत्वना महसूस हुई और उन्होंने परिमल के कान में कहा, यह आदमी 1 घंटे के भीतर जाग गया। तो? परिमल असमंजस में था। उसने ऐसा कैसे किया? यह संभव नहीं है। डॉक्टर बत्रा ने आंखें चौड़ी करके कहा, संभव नहीं? आपका क्या मतलब है? हम एक सभी ने उसे जागते हुए देखा। परिमल ने अपने मासूम सवाल जारी रखे। बिल्कुल, यही बात मुझे परेशान कर रही है परिमल। उस दवा की एक खुराक से आदमी को कम से कम 4 से 5 घंटे तक आराम मिलता है। आपको पता है कि एक खुराक के बाद उन्होंने अपनी चेतना नहीं खोई। फिर मैंने इसे सामान्य माप से 2 गुना तक बढ़ा दिया। उसे थोड़ी देर के लिए चक्कर आ गया, लेकिन वह अभी भी जाग रहा था। मैंने उसे एक राउंड और दिया। उस प्रकार की एक खुराक एक आदमी को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक है और वह 1 घंटे के भीतर अपनी बुद्धि वापस पाने में कामयाब हो गया। डॉक्टर बत्रा समझाते रहे, यह मेरे ज्ञान और क्षमता पर प्रश्न चिन्ह है। मुझे यह पता लगाना होगा कि उसने ऐसा कैसे किया, दृढ़ निश्चयी डॉक्टर बत्रा ने कहा। डॉक्टर बत्रा ने जो कुछ भी कहा वह परिमल के दिमाग के रडार पर दर्ज नहीं हुआ और इसलिए वह इससे बाहर निकल गया। क्या आपने यह डॉक्टर श्रीनिवास को बताया था? आसन, हां, मैंने किया। शायद डॉक्टर श्रीनिवासन ऐसी बातें जानते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जब ओम शास्त्री ने डॉक्टर श्रीनिवासन को देखा तो उन्होंने उन्हें उनके उपनाम चिन्ना से बुलाया। उसने कैसे किया पता है? परिमल चौंक गया। यही तो बात है, आखिर वह इसे कैसे जान सकता है? एक आदमी जो डॉक्टर एस को जानता है। श्रीनिवासन का निक नाम और दावा करता है कि उसे अपना नाम याद नहीं है। मैं? क्या आप किसी मिशन पर हैं? शाहिस्ता फिर से चौंक गई। हां, ओम शास्त्री ने सिर हिलाया। सभी का चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के माथे की गहरी रेखाओं से उनके विचारों की प्रकृति का पता चलता है। एक आतंकवादी से पूछताछ के बारे में सोचकर एलएसडी थोड़ा तनावग्रस्त हो गया, जिसे इतना महत्व दिया जा रहा था कि जो लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे उन्हें इस अलग सुविधा में एक साथ लाया गया था। डॉक्टर शाहिस्ता एक बार तो वैसे ही डर गईं। मैं जानता था। परिमल, ओम शास्त्री ने संस्कृत में क्या कहा? शाहिस्ता ने विषय बदलते हुए पूछा। परिमल ने उत्तर दिया, यह एक श्लोक था। मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया,
लेकिन मुझे लगता है कि वह समय के सहज और तेजी से बीतने के साथ मनुष्य के जीवन के सिकुड़ने के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कुछ सोचा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि उसने मुझ तक पहुंचने के लिए बहुत कमजोर आवाज में यह कहा था। लेकिन अगर मैं इसे एक बार फिर से सुन सकूं तो मैं आपको इसका सटीक अनुवाद बता सकता हूं। डॉक्टर बत्रा की बातें बहरे कानों तक नहीं पहुंची। हम ऐसा कर सकते हैं। क्या आपको उसके शब्दों को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी लेनी होगी? क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि केवल सच बोला जाए? अडिग डॉक्टर श्रीनिवासन ने निष्कर्ष निकाला। लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिल रही है, डॉक्टर शाहिस्ता ने तर्क दिया। कृपया मुझे एक बार उसका निदान करने दीजिए सर। मुझे उसके खून का एक नमूना चाहिए, डॉक्टर बत्रा ने अपील की। वह कोई लैब चूहा नहीं है जिस पर आप शोध कर सकें। तेज, मैं आपको वह विशेषाधिकार नहीं दे सकता। डॉक्टर बत्रा को अपने आलाकमान से यही मिला था। डॉक्टर बत्रा और शाहिस्ता ने एक दूसरे को इस भाव से देखा कि हम एक ही नाव में हैं। शाहिस्ता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है सर, तो फिर अब हमें क्या करना है? डॉक्टर श्रीनिवासन का फोन बजा। उसने इसे अपनी जेब से निकाला, कॉल करने वाले की पहचान देखी और थोड़ा घबरा गया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने कॉल अटेंड करने से पहले जल्दबाजी में कहा, आप सभी एक छोटा ब्रेक लें और उसके बाद अगले सत्र की तैयारी करें। वह उनके पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के जाने से माहौल में कुछ राहत आई। एलएसडी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान तैर गई। परिमल ने अभिलाष की ओर देखा और फिर एलएसडी की ओर। डॉक्टर बत्रा को अभी भी अपने उत्तरों के बिना कठिनाई हो रही थी और यही बात उन्हें परेशान कर रही थी। इसी तरह डॉक्टर शाहिस्ता की नजर ओम शास्त्री पर पड़ी, जो अपने आसपास के कमरे और उसके अंदर के लोगों को ध्यान से देख रहे थे। उसने शाहिस्ता की ओर देखा तो उसने मुंह फेर लिया। उसी समय सुरक्षा प्रमुख वीरभद्र 2 अन्य गार्डों के साथ कमरे में दाखिल हुए। उसने भारी आवाज में कहा, सब लोग कृपया इस तरह से, और हाथ हिलाकर उन्हें दरवाजा दिखाया। उन सभी को कमरे से निकलने में कुछ मिनट लगे। वीरभद्र और ओम शास्त्री को 1 घंटे तक कमरे में अकेले रहना था। अगले कमरे पर जांचकर्ताओं का कब्जा था। डॉक्टर बत्रा अपने परिवार से अपनी मातृभाषा में बात कर रहे थे। परिमल, एलएसडी और अभिलाष एक लकड़ी की मेज के चारों ओर आराम से बैठे थे। डॉक्टर शाहिस्ता ने फिलहाल अकेले रहना चुना। वह दूसरी मेज पर बैठकर डायरी में कुछ लिख रही थी। परिमल अपने शब्दों से, एलएसडी अपने तारों से और अभिलाष अपने अभिमान से संघर्ष कर रहा था। वे बातचीत में लगे हुए थे, अपने करियर और अपने बारे में बात कर रहे थे। आप हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ती डॉक्टर शाहिस्ता? आइए, एक दूसरे को थोड़ा जाने, एलएसडी ने आमंत्रित किया। जरूर, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगी, अनुकूल महिला ने उत्तर दिया। चूंकि शाहिस्ता उनसे वरिष्ठ थी, इसलिए वह उनकी फाइलों के माध्यम से उनके बारे में सब कुछ जानती थी। वह यह जानते हुए क्रू में शामिल हुई थी कि वह किसके साथ काम करेगी, लेकिन यह नहीं कि कितने समय के लिए। वह आकर अभिलाष के पास खाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही डॉक्टर शाहिस्ता बैठीं, अभिलाष खड़े हो गए और परिमल के साथ अपनी सीट बदलते हुए दूसरी तरफ चले गए। सभी ने भेदभाव को देखा और इसका दंश महसूस किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर शाहिस्ता शर्मिंदा थीं। डॉक्टर बत्रा अभी भी अपने फोन पर थे। वह डायरी किस बारे में है? एलएसडी ने इशारा करते हुए स्पष्ट रूप से पूछा, शाहिस्ता के हाथ में डायरी की ओर। मैं बस सभी सामान्य और असामान्य चीजों पर नजर रख रहा हूं। पूछताछ की घटनाएं बाद में केस स्टडी के लिए फायदेमंद साबित होता है, शाहिस्ता ने अपनी शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्या? असामान्य रूप से पूछा। परिमल ने अपने खास अंदाज में पूछा। आप देखिए, वह सामान्य प्रश्न नहीं पूछता। जब वह उठता है तो चिंतित होकर पूछता है कि हम क्या हैं और कौन हैं इत्यादि, जैसे कि वह पहले से ही अपने दिल में जानता था कि वह किसी दिन पकड़ा जाएगा। शायद उसने पहले भी इसका अनुभव किया था। शायद वह